नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट हुए। भारतीय जनता पार्टी ने एकता यात्रा निकालने का फैसला किया और कांग्रेस ने इसे दंगा यात्रा का नाम दे दिया। आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रही है, हिंदू बैकलैश को एनकैश करने की कोशिश कर रही है। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह आपकी अदालत में हाजिर हो। आपकी अदालत में मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज उदय सिन्हा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल करियर पर। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने जमीन से राजनीति शुरू की और आसमान तक पहुंचे। एक साधारण कार्यकर्ता से पार्टी के अध्यक्ष पद तक का सफर राजनाथ सिंह ने 40 साल पहले शुरू किया था। सन 1969 में राजनाथ सिंह संघ परिवार के छात्र संगठन एबीवीपी के संगठन सचिव बने थे। 1977 में राजनाथ सिंह मिर्जापुर से एमएलए बने। 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। सन 1999 में राजनाथ सिंह वाजपेयी सरकार में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। सन 2003 में इन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया। कई साल तक बीजेपी के महामंत्री रहने के बाद राजनाथ सिंह कुछ ही महीने पहले पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। फिजिक्स में एमएससी और मिर्जापुर में लेक्चरर रह चुके राजनाथ सिंह आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राजनाथ सिंह पर। आपकी अदालत में राजनाथ सिंह पर इल्जाम है कि ये सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। राजनाथ जी, आपको आश्चर्य नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से ये कहा जाए कि आप अपनी पूरी राजनीति कम्युनलाइज कर रहे हैं, सांप्रदायिकता पर आधारित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि कोई ऐसा आरोप लगाता है तो न तो वह मेरे बारे में जानता है और न तो वह भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति और मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति में विश्वास करती है। और हिंदुस्तान की अकेली यह राजनीतिक पार्टी है जिस राजनीतिक पार्टी की एक अपनी राजनीतिक विचारधारा है, जिस राजनीतिक पार्टी का एक राजनीतिक दर्शन है। राजनाथ जी, ऐसी विचारधारा है कि वाराणसी में बम विस्फोट हुए, लोग मरे और उस पर राजनीति करने के लिए अगले दिन सुबह ही आप वाराणसी पहुंच जाएं? क्या यदि संकट मोचन मंदिर में आतंकवादियों के द्वारा विस्फोट किया जाता है, 10-12 की संख्या में लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत होते हैं, तो क्या एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस घटना स्थल पर हम जाएं? राजनाथ जी, उस घटना स्थल के पर जाने का मतलब यह नहीं होता है कि हम हिंदुस्तान की राजनीति को कम्युनलाइज करना चाहते हैं, उसे सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। सचमुच इसके लिए तो यह माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का यह नेता जो वहां पहुंचा है वह संवेदनशील है। लेकिन संवेदनशील नेता ने एकता यात्रा अनाउंस कर दी। इस इशू को लेकर के पूरे देश में आप यात्रा निकालेंगे, लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे? नहीं, भावनाओं को भड़काने का कोई सवाल ही नहीं। हमारी यात्रा का नाम ही है राष्ट्रीय एकता यात्रा। कांग्रेस के कहते हम तो चाहते हैं यात्रा कि हाँ, हम नहीं, कांग्रेस की बात छोड़िए। कांग्रेस के लोगों के बारे में ही मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय बामियान में भगवान बुद्ध की इस दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा तोड़ी जा रही थी, एक लफ्ज भी उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध कांग्रेस के लोगों ने नहीं उठाया था। लेकिन जब सांप्रदायिक राजनीति करने वाले हैं तो ये लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी अक्षरधाम के मंदिर पर हमला हुआ था, जब संसद पर हमला हुआ था, आपकी सरकार थी, तब आपने यात्रा नहीं निकाली? नहीं, यात्रा हम केवल इस हमले के कारण नहीं निकाल रहे हैं। हम तो यह निकाल रहे हैं कि जिस तरीके से भारत को पुनः विभाजित करने की एक कोशिश की जा रही है, मैं तो ऐसा मानता हूं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सन 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, तो पहली बार 1916 के कांग्रेस के महाधिवेशन में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम समुदाय के लिए होना चाहिए, यह प्रस्ताव पारित हुआ था।
और उसी दिन भारत के विभाजन का बीजारोपण हो गया था और 1947 आते आते फिर से भारत का विभाजन हो गया। अब जिस तरीके से राजेंद्र सच्चर कमेटी के माध्यम से मिलिट्री में, सेना में हेड काउंट करने के आदेश जारी किए गए कि वहां पर मजहब के आधार पर ये इस बात की गणना की जाएगी कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, जबकि सेना के चरित्र से सारा हिंदुस्तान अच्छी तरह परिचित है कि चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी का भी त्योहार हो, सारे के सारे मजहब, सारे के सारे धर्म के लोग एक साथ, वह मंदिर हो, मस्जिद हो अथवा गिरजाघर हो, वहां पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। उस सेना में भी मजहब के आधार पर विभाजन होगा। राजनाथ जी, इल्जाम ये है कि आप एक अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग से बनाया जा रहा है। एक बार भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, क्या फिर से हम भारत का इस मजहब के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है। लेकिन ये भूल जाएं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब आपने भी मुसलमानों को खुश करने के लिए 2 करोड़ नौकरियों का अनाउंस किया था। 2 करोड़ नौकरियां उर्दू टीचर्स को दी जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि खुश करने के लिए ऐसा नहीं, हम मजहब के आधार पर किसी को खुश नहीं करना चाहते। हमारी स्पष्ट नीति है, तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सभी को, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। राजनाथ जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जिस सरकार में आप मंत्री थे, उस सरकार ने 2 करोड़ उर्दू शिक्षकों को अपॉइंट करने का ऐलान किया। उस सरकार ने जामिया हमदर्द को विशेष अनुदान दिया। स्पष्टीकरण भी आपने उसी सरकार ने हज यात्रियों की सब्सिडी को बढ़ाया। आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण सिर्फ कांग्रेस करती है, आप नहीं करते? नहीं, तुष्टीकरण का सवाल नहीं। देखिए, 2 करोड़ उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का जहां तक सवाल था, यह बात जरूर थी कि उर्दू अध्यापकों की भी नियुक्ति की जाएगी। उर्दू भाषा से भारतीय जनता पार्टी को कोई नफरत नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब आपकी सरकार थी आपने भी उसी तरह की नीतियां अपनाई थी। कोई नीतियां नहीं। अब हज यात्रियों को सब्सिडी देना, इसको मैं अपीजमेंट पॉलिसी नहीं मानता। सब्सिडी दी जाती रही है, हमने भी सब्सिडी दी है, बल्कि हमने तो यह सिद्ध कर दिया कि हम धर्म और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते, भले ही हमें सांप्रदायिक राजनीतिक दल माना जाता। देखिए, इंप्रेशन ये है कि चूंकि ये लगा भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को साथ लेने की कोशिश की, नहीं आए, चुनाव हारे, आज आप वापस भारतीय जनता पार्टी को 1992 में ले जा रहे हैं जब राम मंदिर की यात्रा निकाली थी। अब आप हनुमान जी के मंदिर नाम पर यात्रा निकालेंगे। देखिए, हिंदुस्तानियों को मैं जाति और मजहब के आधार पर बांट कर नहीं देखना चाहता। न भारतीय जनता पार्टी पहले देखती थी और न भारतीय जनता पार्टी आज देखती है। हम चाहते हैं सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। जो आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं, लेकिन यह काम मजहब के आधार पर नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान भी मजहब के आधार पर स्पेशल ट्रीटमेंट देने की भी इजाजत नहीं देता है। लेकिन ये सच नहीं है कि संघ परिवार के लोग, अशोक सिंघल जैसे लोग, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को खुश करने की कोशिश कर रही है यात्रा निकालकर? आपने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा। अब यदि विश्व हिंदू परिषद का स्टेटमेंट है तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछा जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि केवल सरकार बनाने के लिए हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, लेकिन न्याय सभी के साथ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती, राजनीति करती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। राजनाथ जी, अगर आपकी अपनी पार्टी के नेताओं का उदाहरण दूं, मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर नेता, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा है, मेरे पास उसकी कॉपी है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की यात्रा निकाली जाएगी उससे सहयोगी दल नाराज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ाई। मैं आपको सुना देता हूँ। उनसे सवाल पूछा गया, जब भाजपा हिंदुत्व के रथ पर सवार होगी तो बिहार में आपको जेडीयू के साथ दिक्कत नहीं आएगी? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का कहना है कि रथ यात्रा से जेडीयू को अगर ये लगेगा कि मुसलमान बिदक रहे हैं तो रिश्तों में खटास आ सकती है। नहीं, पता नहीं कहाँ का इंटरव्यू है, मैंने देखा नहीं, सुना भी नहीं उसके बारे में। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं आप चाहें तो पूरा इंटरव्यू। लेकिन ये सच नहीं है कि जो डॉक्टर जोशी ने कहा कि जब आप हिंदुओं के नाम पर राजनीति करेंगे तो फिर जो सहयोगी दल हैं उनको परेशानी तो हो सकती है। देखिए, ये कहने में मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है कि हिंदुत्व की अवधारणा में हम विश्वास तो करते हैं, हिंदुत्व और भारतीयत्व में हम कोई अंतर नहीं मानते, और जिस हिंदुत्व की अवधारणा में हम विश्वास करते हैं, इसी हिंदुत्व ने सारे विश्व को अपने परिवार का सदस्य माना है। और इसी हिंदुत्व की अवधारणा में विश्वास करने वाले ही ऋषियों और मनीषियों ने सारे विश्व को अपने परिवार का सदस्य माना है। और इसी हिंदुत्व की अवधारणा में विश्वास करने वाले ही ऋषियों और मनीषियों ने सारे विश्व को अपने परिवार का सदस्य माना है। और इसी हिंदुत्व की अवधारणा में विश्वास करने वाले ही ऋषियों और मनीषियों ने
वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। इसी हिंदुत्व की अवधारणा में विश्वास करने वाले ऋषियों और मनीषियों ने कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संदेश सारे विश्व को दिया है कि हम तो आर्य हैं ही, हम तो श्रेष्ठ हैं ही, लेकिन हम सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी मजहब की राजनीति करते हैं, किसी धर्म की राजनीति करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हिंदुओं का साथ देंगे और मुसलमानों को बाहर करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है वह भारत का नागरिक है और भारत में ही रहेगा। उसको सुरक्षा देना, उसके विकास की, उसके परिपालन की, उसके संवर्धन की गारंटी देना, यह भारतीय जनता पार्टी अपना धर्म मानती है, अपना कर्तव्य मानती है। ऐसी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है तो इस हिंदुस्तान की कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसी जो कम्युनल पार्टीज हैं, सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टियां, इनके द्वारा इस प्रकार की नापाक हरकतें की जा रही हैं। सर, अभी जैसा सर राजनाथ जी ने अभी कहा है कि इस देश के मुस्लिम जो भारत माँ के संतान हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है, तो गुजरात में वो धर्म कहाँ था? गुजरात में भी हमारी सरकार ने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन अब उस के पन्नों को मैं पलटना नहीं चाहता उस इतिहास के। अब जिस तरीके से ट्रेन में लोग जा रहे थे और ट्रेन में बंद करके उनको जला दिया गया, उसके कारण एक स्वाभाविक आक्रोश पैदा हुआ। लेकिन सचमुच है उसको कम्युनलाइज करने का काम किसी ने किया है। तो जो राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती हैं, उन्होंने ही कम्युनलाइज करने का काम किया। उन्हें उस समय इसे पैसिफाई करना चाहिए था कि स्वाभाविक आक्रोश यदि पैदा हुआ, यदि कोई घटना घटित हो गई। अब जैसे उत्तर प्रदेश का मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, कानपुर में दंगा हुआ था, 4 घंटे के अंदर दंगा नियंत्रित हुआ। हमारे यहाँ तो मुस्लिम जितने भी वरिष्ठ लोग थे वो सब सारे लोग आए, घर में खाना खाया, बातचीत हुई। लौट कर जाने के बाद उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। 4 घंटे के अंदर दंगा नियंत्रित। लेकिन राजनाथ जी, गुजरात में तो 4 घंटे में दंगा कंट्रोल नहीं कर पाई आपकी सरकार। नहीं, देखिए गुजरात में जो कुछ भी हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग जलाए गए थे। गुजरात का और वहां का अंतर है। और गुजरात के मामले को जिस तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियों ने हवा देने की कोशिश की, वह स्थिति गुजरात की नहीं थी। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कहना चाहूंगा कि एक सख्त प्रशासक हैं नरेंद्र मोदी। अब लेकिन अब कुछ लोगों ने एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग कुछ ऐसा माहौल उनके बारे में बनाने की कोशिश करते हैं जैसे लगता है कि नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के सबसे बड़े विरोधी हैं। लेकिन मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम विरोधी नहीं है। नहीं तो अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं, आपको भी उन परिणामों की जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर गुजरात के चुनाव में, नगरपालिका के चुनाव में आए। नजदीक से जाकर देखना चाहिए। इसके बावजूद देश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं करते। नहीं, अब समय बतलाएगा। ये तो भविष्य में निश्चित रूप से वो समय जब आएगा जबकि उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा। जैसे आज गुजरात में धीरे धीरे लोग सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत रहे हैं, लोगों का भ्रम टूटेगा। राजनाथ जी, कहा तो ये जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी ने जब जिन्ना के जिन को बोतल से बाहर कर दिया, उनकी जो इमेज बनी, अब उसको ठीक करने के लिए वो एक बार फिर से यात्रा निकाल रहे हैं कि वापस एक बार उनको हिंदूवादी नेता मान लिया जाए। देखिए, जहां तक आडवाणी जी का प्रश्न है, उनके उस पर इस देश के प्रति निष्ठा, इस देश की एकता और अखंडता के प्रति जो उनका भाव है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। अब एक सवाल उस समय खड़ा हुआ था कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन मैं समझता हूं कि वह चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। हमने तो ये भी सुना है कि ये यात्रा निकालने का फैसला आडवाणी जी ने अपने लेवल पर कर लिया, न उन्होंने आपसे पूछा, न आरएसएस के नेताओं से पूछा। नहीं, ये गलतफहमी पता नहीं कैसे पैदा हो गई लोगों की। उस दिन मैं वाराणसी गया हुआ था, आडवाणी जी ने मुझे टेलीफोन किया कि राजनाथ जी, यहाँ पर इतने सारे प्रमुख हमारे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने एक सुझाव दिया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? यदि आप सहमत हों तो इस संबंध में तय निर्णय लिया जाए। पूरी बात उन्होंने मुझे बतलाई। मैंने कहा कि आडवाणी जी, जो भी सुझाव आ रहे हैं वो निश्चित रूप से सही हैं और मैं भी उससे सहमत हूं और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और उसी समय फैसला हुआ, मुझसे पूछ कर फैसला हुआ। ये कैसे हो सकता है? इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राजनाथ सिंह पर। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर आरोप है कि ये सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं।
राजनाथ जी, मैं कह रहा था कि फैसले कोई और लेता है और आपसे सिर्फ मोहर लगाई जाती है। ये भी लोग कहते हैं कि राजनाथ सिंह उसी तरह के अध्यक्ष हैं जैसे भरत राम के नाम पर खड़ाऊ रख के राज कर रहे थे। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, यदि आप ये कहना चाहते हैं अटल जी आडवाणी जी के बारे में, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अटल जी आडवाणी जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। मैं मर्यादाओं को ताक पर रखकर, शिष्टाचार को ठोकर मारकर राजनीति करना कभी पसंद नहीं करूंगा। मैं जिस सामान्य परिवार में पला हूं, बढ़ा हूं, बराबर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया है, आदर किया है, और घर में भी यदि कोई मैंने काम किया है, कोई फैसला किया है, तो अपने बड़े बुजुर्गों से परामर्श करके ही मैंने फैसला किया है। और मैं जानता हूं कि अटल जी आडवाणी जी जिस बड़प्पन का परिचय देते हैं और जिस प्रकार वो हमारी चिंता करते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं, वो कोई बड़ा व्यक्ति, बड़े मन का ही कोई व्यक्ति कर सकता है। उन्होंने तो ऐसे व्यक्तियों का मैं आदर करूंगा। उन्होंने कोई चाहे जो कुछ भी कहे, अटल जी आडवाणी जी के क्या कहते हैं, खड़ाऊं हैं। यदि अटल जी आडवाणी जी का कोई मुझे खड़ाऊं कहता है तो मुझे अपने बड़ों का खड़ाऊं बनने में भी कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति। लेकिन राजनाथ जी, मैं कोई तानाशाह नहीं बनना चाहता। हमने वाजपेयी जी का मैं कोई नेहरू परिवार का नहीं हूं। हमने वाजपेयी जी का स्टेटमेंट देखा। उन्होंने आडवाणी जी को राम डिक्लेयर कर दिया, प्रमोद महाजन को लक्ष्मण बना दिया, वेंकैया नायडू ने अपने आप को हनुमान डिक्लेयर कर दिया। अब आपको क्या कहें? नहीं, मैं राजनाथ सिंह हूँ, राजनाथ सिंह रहने दीजिए। लेकिन ये बात सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े नेता हैं जिसमें प्रमोद महाजन हैं, अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं, ये लोग आपकी बात नहीं सुनते, ये अपने लेवल पर अपने फैसले करते हैं? एक उदाहरण मैं चाहता हूँ। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूँ जिस अध्यक्ष के साथ इतने प्रतिभा संपन्न और योग्य लोगों की एक टीम है, टोली है, और उन सब सारे लोगों के रहने के कारण मुझे काम करने में सुविधा होती है। कभी भी एक व्यक्ति का भी स्टेटमेंट कभी नहीं देखा होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कल ही असम से श्री प्रमोद महाजन का टेलीफोन आया। 5 प्रत्याशियों के चयन का प्रश्न था। इलेक्शन कमेटी में वो फैसला नहीं हो पाया था। इलेक्शन कमेटी ने अधिकृत किया था मुझे। उन्होंने टेलीफोन करके पूछा कि ये 5 नाम लोगों ने सुझाए हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो इन नामों की घोषणा कर दें अथवा वहां आने की बात करें। मैंने कहा कि नहीं, इसे कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का आचरण यदि कहीं आपको देखने को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलेगा। मैं आपको एक और आचरण का उदाहरण बताता हूं। सुषमा स्वराज के बारे में हमने सुना कि आप चाहते थे वो पार्टी में महामंत्री बने, जनरल सेक्रेटरी बने, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनाथ जी के अंडर मुझे काम नहीं करना। अरे कौन करता? कहाँ से रजत जी आपने सुन लिया है? सब कोई सवाल ही नहीं। सुषमा जी, आपको मालूम है कि डिप्टी लीडर हैं राज्यसभा में। पहले भी वो महामंत्री नहीं थी, आडवाणी जी के साथ भी महामंत्री नहीं थे। वेंकैया नायडू को आप वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। कदापि नहीं। वेंकैया नायडू प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का था कि वेंकैया नायडू को हमारे साथ उपाध्यक्ष के रूप में काम नहीं करना चाहिए, और मैंने स्वयं बातचीत के दौरान ये कहा कि वेंकैया जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए मेरे अंडर आपको काम नहीं करना चाहिए। वो आयु में मुझसे भी बड़े हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि सेकंड जनरेशन के नेता आपस में एक कौन हो ये तय नहीं कर पाए? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, इसलिए आपको समझौते के तौर पर अध्यक्ष बनाया गया। जैसे भी बनाया गया, कम से कम सबने सहमति दी होगी तभी ना बनाया गया। यह तो कभी किसी के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। और आपने देखा कि मैं तो सामान्य गांव का रहने वाला हूँ, साधारण किसान परिवार का एक व्यक्ति हूँ। सन 1974 से मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, और राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की तो मैंने जनसंघ के जिला मंत्री के रूप में राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, और तब से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, यूथ विंग के लगभग सभी पदों पर काम कर चुका हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में भी काम कर चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के मंत्री और सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुका हूँ। भारत सरकार में 2 बार मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ। यदि मैं इतना डल होता, ठीक न होता, तो पार्टी लगातार 30 साल तक मुझे यहाँ तक लेकर क्यों आती?
30 साल तो तक लिखने वालों पर मुझे तरस आती है। लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि सचमुच उन्हें समझना चाहिए, जो व्यक्ति लगातार 30 वर्षों से जिसने यात्रा प्रारंभ की है, आज इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसके बारे में मैं कहूँ कि इस हिंदुस्तान के लगभग 9 राज्यों में या तो मिलकर अथवा अपने बहुमत के आधार पर सरकार चला रही है, उस पार्टी का यदि अध्यक्ष लोगों ने बनाया है तो सोच समझ कर बनाया होगा। लोग कहते हैं आपको अध्यक्ष बनाया है आरएसएस वालों ने, संघ परिवार वालों ने, कठपुतली जिसके माध्यम से वो कंट्रोल करना चाहते हैं बीजेपी को। देखिए, जहाँ तक संघ का प्रश्न है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और रहूंगा, और सारे फैसले उनसे पूछकर करेंगे। दूसरी चीज, संघ का कोई भी स्वयंसेवक, चाहे सामान्य शाखा पर काम करने वाला एक नया स्वयंसेवक हो, वो कभी किसी का कठपुतली नहीं होता है। कभी उसको छोटे कार्यकर्ता की नजर से नहीं देखा जाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक जब संघ स्थान पर जाता है तो उस छोटे स्वयंसेवक के भी कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्रेम से और प्यार से बात करता है। कभी कभी स्वयं ही वो कहता है कि तुम्हारे घर में जलपान करने के लिए चलूंगा। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में इस हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई है, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है तो संघ है। राजनाथ जी, अखबारों में होने पर मुझे अखबार में जो लिखा गया वो ये है बता दूं आपको, ये लिखने वाले कोई ऐसा नहीं है कि जब लिखते हो तो बिल्कुल ब्रह्म वाक्य लिखते हो, जो लिख दिया सो लिख दिया, कैसा वो लिखते हैं। लेकिन मैं सभी पत्रकारों की लेखनी पर मैं सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहता। इस एक लेखनी के बारे में बताइए। पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। इसमें लिखा है कि अडवाणी ने, लेकिन मैं इतना जरूर, मैं कहना अडवाणी जी की बात बाद में आएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, यहां पर भी मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग भी इसमें बैठे हुए होंगे। मैंने जानबूझकर राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी झूठ बोलने से बचने की कोशिश की है। अनजाने में कभी यदि मैं झूठ बोल गया हूं तब भी मैं परमात्मा से मैं यही कहूंगा कि परमात्मा मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी दृढ़ आस्था है कि राजनीति भी सच बोलकर की जा सकती है। मेरी दृढ़ आस्था है। इस राजनीति शब्द के अर्थ को भी समझता हूं, भाव को भी समझता हूं। यह राजनीति शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। हम इसी राजनीति की शब्द के अर्थ को भी समझते हैं, भाव को भी समझते हैं, और उसी अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संघ परिवार की तरफ ले जाने वाले को राजनाथ कहते हैं। जिस संघ परिवार का मैं स्वयंसेवक हूं, यदि कोई हमारे सामने समस्या आती है तो मैं उससे परामर्श करता हूं, सलाह लेता हूं, और उसमें ऐसे लोग जिन्होंने सारी जिंदगी ही समाज के लिए समर्पित करती हो, क्या ऐसे लोगों से परामर्श नहीं करना चाहिए? क्या मुझे सत्ता के लोभियों से परामर्श करना चाहिए? आप जो बात कह रहे थे रिमोट कंट्रोल की, जब से आप अध्यक्ष बने हैं तब से रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल है आपके थ्रू। हाँ, मैं वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई राजनीतिक रुचि नहीं है, लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, अब उसे अपने मतों का प्रयोग करना होता है, इसलिए वो करता है। लेकिन इस प्रकार की गलतफहमियां हैं, ये गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात के घेरे में है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राजनाथ सिंह। आपकी अदालत में बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर आरोप है कि ये पार्टी के नाराज नेताओं को मना नहीं पाए। राजनाथ जी, बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी में नाराज हैं, और पिछले अधिवेशन में लालकृष्ण आडवाणी का स्टेटमेंट मैंने देखा था। उन्होंने कहा कि कोई विरोधी टीम का बॉलर हमें आउट नहीं कर सकता, हम तो हिट विकेट आउट होते हैं। मैंने बहुत लोग नाराज नहीं है, हो सकती है, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है तो ऐसे 2, 4, 6 हो सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद नाराज हो ऐसा मैं नहीं मानता। राजनाथ जी, नाराज होने वालों में सबसे आगे है उमा भारती। आपको बड़ा भाई कहती थी वो, लेकिन अब आपके खिलाफ रैली कर रही हैं दिल्ली में 21 तारीख को। हमारे खिलाफ कोई रैली नहीं कर रही हैं, लेकिन अब इस समय वो पार्टी की सदस्य नहीं है।
इसलिए इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपने एक टिप्पणी की थी कि अगर वो आवेदन करें तो उन्हें वापस लिया जा सकता है पार्टी में। नहीं, ये जो कुछ भी छपा था समाचार पत्रों में, मैंने उस समय ये कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन नहीं है, ये बात मैंने उस समय कही थी। अब उसको समाचार पत्र ने कुछ अपने तरीके से लिख दिया था, इस रूप में मैंने कहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपने सुना होगा, तो जो मैं कह रहा हूँ यही मैंने कहा था। राजनाथ जी, ये सही है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं पार्टी की जो नाराज़ हैं, मदन लाल खुराना एक हैं, जिन्हें उमा भारती ने चिट्ठी लिखी है, आमंत्रित किया है अपनी रैली में शामिल होने के लिए, और उन्होंने आपसे कहा कि अगर मुझे कुछ काम नहीं दिया गया तो मैं चला जाऊंगा। मैंने वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और मदन लाल जी खुराना का जहाँ तक प्रश्न है, मैंने 3-4 दिन पहले हमारी उनसे बातचीत हुई थी, और वो बात करना चाहते हैं, मैं बात करूंगा उनसे। लेकिन देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टी। आपने देखा होगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी का 1 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार वर्टिकल डिवीजन हुआ है, सीधा विभाजन हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी का 2 बार, 4 बार, 6 बार वर्टिकल डिवीजन हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी इस हिंदुस्तान की है कि जब से इसने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग बाहर भीतर आए गए होंगे, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। अकेली यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति। लेकिन आजकल जो आसार दिखाई दे रहे, राजनाथ जी, लगता है ये भी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं रजत जी, मैं आपको बतला के जा रहा हूँ, ये नहीं होगा। कल्याण सिंह, मैंने सुना वो काफी नाराज हैं, जब से आप अध्यक्ष बने तो नाराजगी और बढ़ गई है। इसमें यदि जो लोग होंगे उत्तर प्रदेश के जानते होंगे। नहीं, उनको तो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है उत्तर प्रदेश में मैंने, और तो मुख्यमंत्री रहते हुए श्री कल्याण सिंह जी ने जो काम किया है वो मुझसे भी बेहतर काम किया है, मैं कहना चाहूँगा। राजनाथ जी, आप ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अनुशासन की परिधि के बाहर जाकर बयान देते हैं? यशवंत सिन्हा, उनका उदाहरण मैं दे सकता हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने पिछले चुनाव में काम नहीं किया था, ये सारे ऐसे लोग जिन्हें एक ज़माने में आपका करीबी माना जाता था। नहीं, करीबी सब हैं, अपने दिल से दूर नहीं कर सकता मैं किसी को। लेकिन जहाँ तक है कि सार्वजनिक रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी में यदि कोई सदस्य है तो उसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, चाहे कोई हो। मैं किसी के बारे में मैं कहना चाहूँगा। लेकिन जब आप अध्यक्ष बने थे तो आपने कहा था कि देखिए, जीवन में बराबर मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनता है, और जो पालन नहीं करता है वो क्या बनता है, वो तो रजत जी आप जानते हैं, मैं क्या कहूँ। जब आप अध्यक्ष बने थे आपने कहा था जो अनुशासनहीनता करेगा, अनुशासन तोड़ेगा, उसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। नहीं, इतना सख्त तो मैं बोला नहीं था। अभी जब बोलना होगा तो बोलूंगा, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, बस इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, यह तो समय बतलाएगा। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राजनाथ सिंह पर। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर इल्जाम है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। राजनाथ जी, अगर आपको मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बयान बताऊं तो उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह के माफिया से रिश्ते हैं। चलिए, तो बड़ी ईश्वर की कृपा थी कि उन्होंने मुझे खुद को माफिया नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी चीज, वह मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, और आपकी इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को केवल आरोप नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अपराध करता है, तो उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। यदि मैं माफियाओं को संरक्षण देता हूं तो निश्चित रूप से मेरा स्थान बाहर नहीं होना चाहिए, सरकार की जेल में होना चाहिए। राजनाथ जी, उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई इसकी जांच करे तो राजनाथ सिंह के माफिया से रिश्तों के सबूत देने को तैयार है। तो सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड भी तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। मैं मांग करता हूं श्री मुलायम सिंह जी से कि मेरे संबंध में सीबीआई जांच है तो अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजें,
और सेंटर में भी वही गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट को वो समर्थन दे रहे हैं। क्यों इस प्रकार से जनता को गुमराह करते हैं? देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे राजनेताओं ने बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति की है। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है? इतने सब सारे लोग बैठे हैं, इनमें कोई बात ये बतला दे कि ये गलत है? राजनाथ जी, ये बात सच नहीं है कि मुख्यमंत्री को आरोप नहीं लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री को यदि कोई अपराधी है तो उसकी जांच करानी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए, उसको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राजनाथ जी, ये बात सच नहीं है कि राजा भैया जैसे व्यक्ति ने आपकी सरकार को समर्थन किया? कभी वो भारतीय जनता पार्टी के लेकिन सरकार को समर्थन किया। हाँ, उस समय श्री कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और उस समय बहुमत सिद्ध करने का जब प्रश्न था तो उस समय उन लोगों ने उसका समर्थन किया था। और आपके प्रयासों से ये संभव हुआ था? नहीं, क्या हमारे प्रयासों से नहीं। उसमें तो आप केवल उन्हीं की बात क्यों कहते हैं? तो सारे लोगों को मान लीजिए कि हमारे प्रयासों से सब लोग आए। और जब आप मुख्यमंत्री बने, आपकी सरकार में जो लोग थे उनकी छवि कैसी, उनको याद कर लीजिए। अमरमणि त्रिपाठी, हरिशंकर तिवारी, अभय प्रताप सिंह, ये सब वो लोग हैं जिन्हें माफिया माना जाता है उत्तर प्रदेश में, और आपकी सरकार में। लेकिन रजत जी ये नहीं बतला रहे हैं इनमें से कितने लोगों को मैंने निकाल बाहर किया। और दूसरी बात यह है कि हम जो गए, जो पहले का मंत्रिमंडल था उसी मंत्रिमंडल को मैंने चलाया। मैंने न घटाया न बढ़ाया, घटाया ही, बढ़ाया नहीं, लोगों को निकाल कर बाहर किया था। मैं आपको कुछ ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। बिल्कुल तरोताजा। झारखंड में आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंचार्ज थे। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए इंडिपेंडेंट एमएलएज की ज़रूरत थी। आपने रातों रात प्रलोभन देकर, खरीद कर उन एमएलए से की मदद से सरकार बनवाई। अब निर्दल विधायक, वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट अलायंस यदि कोई था तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, सिंगल लार्जेस्ट अलायंस वहां एनडीए का था। अब सारे निर्दल विधायकों को भी यह साफ दिख रहा था कि स्थायी सरकार इस झारखंड में कोई गठबंधन दे सकता है तो एनडीए गठबंधन दे सकता है, और उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दिया। और आपने देखा कि हालात, अब देखिए कांग्रेस की ही पॉलिटिक्स की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं रजत जी, यह देखते हुए कि वहां पर बहुमत एनडीए के साथ है। वहां के राज्यपाल ने श्री शिबू सोरेन, जो कांग्रेस गठबंधन के नेता थे, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। मजबूर होकर हमको अदालत में जाना पड़ा, और अदालत ने झारखंड के राज्यपाल के कंडक्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा था, फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के इतिहास में पहली बार किसी गवर्नर के कंडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी। तो मैं गलत था कि वो गलत थे, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया। राजनाथ जी, ये कोई पहली बार नहीं था। हमने 1997 का मुझे याद है, आपने बहुजन समाज पार्टी तोड़कर कल्याण सिंह की सरकार बचाई थी। तोड़े नहीं थे, टूट गए थे। और वो पहली बार टूटे हो नहीं, बाद में भी टूटे थे, अब भविष्य में भी टूटते रहेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बाद में भी टूटेंगे। तो ये मान लें कि टूटना ही नियत है। तो ये मान लें कि उनको तोड़ने की पूरा फायदा उठाते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति जिसे कहते हैं। भाई राजनीति जब कोई टूट जाएगा, जब इधर चलाएगा तो लोग ले लेंगे। टूटने को बचा लेना, यही अपना धर्म है। आपकी अदालत में आज हमने इल्जामात लगाए राजनाथ सिंह पर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से हमने पूछा क्या वो पार्टी को एक बार फिर से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने राजनाथ सिंह से पूछा उनके माफिया कनेक्शन के इल्जामात के बारे में। हमने राजनाथ सिंह से सवाल उठाए भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं को लेकर। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज उदय सिन्हा के फैसले का। आदर और शिष्टाचार की राजनीति करने वाले राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने से पहले भी सरकार और संगठन में कई जिम्मेदार भूमिका निभा चुके हैं, इसलिए उन पर लगा सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप बेबुनियाद है। सच बोलकर राजनीति करने का डंका पीटने वाले राजनाथ सिंह को बड़ों का खड़ाऊ बनने में कोई आपत्ति नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने रिश्तों को स्वीकार करने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सोच, पहरावे और मानसिकता से राजनाथ सिंह भारत के गांवों में पहचाना जाने वाला चर्चित चेहरा है। इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये आम लोगों की राजनीति को प्रश्रय देंगे और उनके फायदे की बात करेंगे। राजनाथ सिंह बरी हुए। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सांप्रदायिकता से दूर रहेंगे,
हम आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह आपकी अदालत में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।